द कॉजेज एंड इमीडिएट आउटकम्स ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917। ठीक है, अब ये सेकेंड रेवोल्यूशन हमने एक जो था ना, ये चेक करें। व्हाट वर द कॉज एंड आउटकम ऑफ 1905 रेवोल्यूशन अप टू 1914। तो एक हमने पढ़ा 1905 का रेवोल्यूशन के जो कॉजेज थे और आउटकम्स थे 1914 तक। ठीक है जी, दूसरा हाँ ये व्हाट वर द कॉज एंड इमीडिएट आउटकम ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917। ठीक है, दो हो गए। तो फरवरी 1917 एक बहुत इंपॉर्टेंट मान चल रहा है। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री डिफीट्स रशिया, वाई रशिया इंटर्ड द वॉर। हुआ ये कि सर्बिया, ठीक है, तो पहले जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सही समझे कि जानी दुश्मन थे इसके रशिया के। ठीक है, तो जब उन्होंने ना हुआ ये था कि इनका था आर्क ड्यूक। ठीक है, किसका? आई थिंक ऑस्ट्रिया का। ठीक है, मेरे ख्याल में। तो उसकी बॉस्निया के अंदर उसको किसी ने असैसिनेट कर दिया था और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था सर्बिया को। तो रशिया ने सोचा क्यों ना भाई ऑस्ट्रिया और ये जो हंगरी टाइप इलाके हैं हम इनके अगेंस्ट है, क्यों ना हम सर्बिया की सपोर्ट करें। उन्होंने सपोर्ट में खड़े हो गए। जब वो सपोर्ट में खड़े हो गए तो जर्मनी दरम्यान में कूद पड़ा, जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया। तो दिस इज़ हाउ द वॉर स्टार्टेड। वाई रशिया स्टार्टेड इंटर द वॉर 1914। रशिया said it fought to protect Serbia, a fellow Slavic nation, not to gain land. Russia saw this as honorable because Russia had long tensions with Austria-Hungary. Austria-Hungary was allied with Germany, led by Caesar Wilhelm II, the Tsar's cousin. ठीक है, तो ठीक है, तो जर्मनी का इसका जो लीडर चल रहा था केसर विलहेम टू जार का कज़न था। तो डिस्पाइट दीज फैमिली टाइज रशिया सॉ जर्मनी एज द बिगेस्ट थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। Austria-Hungary believed Russia was using Serbia to expand influence in the Balkan states. ठीक है, तो बाल्कन बेसिकली जो यूएस भी वो बाल्कन स्टेट्स के ऊपर पड़ा होता है हर वक्त, तो ये लोग भी पढ़े हुए थे। ठीक है, और समझते थे कि आप एज आ वो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो सर्बिया को। आगे लिखा हुआ है जुलाई क्राइसिस इन 1940 began after Archduke Franz Ferdinand was assassinated in Bosnia. Austria-Hungary blamed Serbia and issued an ultimatum. Russia supported Serbia. Germany declared war on Russia. Result fought both Germany and Austria-Hungary, which was a risky decision due to Russia's weakness. ऐसे ही है, कह रहे रशियाज वॉर टाइम वीकनेस। तो अभी हम 1914 वाली टाइम लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इफेक्ट्स। ठीक है, वीकनेसेस की बात करें। एट फर्स्ट द वॉर क्रिएटेड नेशनल यूनिटी, पीपल रैलीड बिहाइंड द ज़ार, जर्मनी वाज अनपॉपुलर, पेट्रियाटिज्म इंक्रीज्ड इन द डूम, ऑलमोस्ट एवरीवन सपोर्टेड द वॉर, ओनली 5 बोल्शेविक्स डिड नॉट। लेनिन fled to Switzerland and felt disappointed because workers did not start revolution. However, this unity did not last. The regime's inability to handle war pressure would eventually cause its downfall. आगे है military weakness. After defeat by Japan 1904 to 19, Russia tried to improve its army and navy. Money was spent to expand and upgrade forces. In 1940, Russia had a bigger army than Germany, mobilized faster than expected, invaded eastern Germany. Germany was fighting on two fronts, France, Belgium plus Russia. ऐसे ही था। और but Russia still had major weaknesses. Poor planning and organization. Many soldiers and weapons were kept behind front lines. Army was not prepared for modern warfare and still relied on cavalry. Horses needed lots of food, transport, which made supply problems worse. Beyond attack, soldiers were shot before they reach enemy. Modern tactic and training were not properly taught to troops. तो वो लोग आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। ये ये वो मेरे ख्याल में कोई पता नहीं खंजर चाकू लेकर गए हुए थे, तलवारों का ज़माना चल रहा था इनके हिसाब से, और वो लोग मशीन गन्स यूज़ करके। तो सारी बात है, अगर वो मशीन गन्स यूज़ करेंगे तो 70 नवे नवे हज़ार की कैजुअल्टीज़ क्यों आएंगी, वो आगे हम जाके देखेंगे टेननबर्ग में क्या होता है। कोर्स ऑफ वॉर एंड मेजर मिलिट्री डिफीट, अर्ली इवेंट्स। वॉर बिगेन बैडली फॉर रशिया, रशिया हैड सम अर्ली सक्सेसेस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी, अगेंस्ट तुर्की, बट इट बिकेम क्लियर रशिया कुड नॉट बीट जर्मनी इन एन ऑफेंसिव वॉर। ओके, टेननबर्ग आ गया है, 1914 वाला ज़माना है। ठीक है, ओके, शोड जर्मनी superiority in weapon tactics, speed. Germany had better intelligence. They intercepted Russian radio messages. Russian loses 70,000 killed, 90,000 captured.
After this defeat, Russia had to use defensive tactics. Russian troops were not trained well for defense either. Russia entered World War One with visible patriotism and unity, but military weakness and early defeats, especially Tannenberg, exposed the regime's incompetence, weakening support and pushing Russia towards collapse. तो 1914 अगस्त का महीना बैटल ऑफ टेननबर्ग में हार टेननबर्ग बली कहेंगे डिफीट में कोई इलाका है प्रॉबली 70,000 किल्ड एंड 92,000 कैप्चर्ड. अब जो टोटल आर्मी है इनकी सही है वो कितनी है 1.7 मिलियन डेड 4.95 million wounded, 2.5 million missing or taken prisoner, right? अच्छा जी आगे impact of first world war on Russia, human cost, economy, home front and political consequences. Human cost of the war, फिर है social impact on civilians, economic chaos and the home front, attempts to manage the crisis, inflation and living standards, political instability. ओके सारे चेक करने हमने. ओके सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास ना ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द वॉर. रशियन सोल्जर्स वर मेनली पीजेंट्स एंड वर पुअरली क्लोथ्ड, शॉर्ट ऑफ फूड, लैकिंग वेपन्स एंड एम्यूनिशन. अच्छा ये जो है ना लैक ऑफ पुअरली क्लोथ, शॉर्ट ऑफ फूड, मतलब कि एक कॉन्स्क्रिप्शन वाला काम होता था. यहाँ से ना पीजेंट को ले जाते थे. अब हुआ ये कि इसकी हमें सपोर्ट क्या है कि 1917 फरवरी के अंदर प्रॉबली इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर वुमेन ने आवाज़ उठाई थी. ठीक है 23 फरवरी था आई गेस. तो हमें ने वो सपोर्ट वहाँ मिलती है और ये चीज़ की सपोर्ट है कि वो पुअरली क्लोथ शॉर्ट ऑफ फूड था. Social impact on civilians, military losses caused mass displacement, 5 लाख peasant households, abandoned farms 1914 से 1916 के बीच, refugees moving east caused overcrowding, disruption to food production, social instability, government propaganda failed, it highlighted warship instead of boosting morale, did not match the public mood, anger increased. Economic chaos and the home front, Russia had industry, an expanded railway system, enough food in peacetime. Main wartime problem, poor organization, not lack of resources. Okay. ठीक है. Transport and supply failures क्या थे? Railway prioritized military needs, ignoring civilians. Food could not be moved from surplus area to cities. Food rotted in depots instead of reaching people. Raw materials failed to reach factories, reduced production. आगे है labor shortages. Millions of workers and peasants were conscripted. Those left behind faced heavier workloads, falling productivity. फिर आपके पास है attempt to manage the crisis. Local government created union of towns और union of Zemstvos. तो पता होगा Zemstvos 861 में क्रिएट की गई थी राइट, इमंसिपेशन ऑफ सर्ट्स के वक्त राइट ना. भूल तो नहीं रहा मैं प्रॉबली. ओके लोकल काउंसिल थी ठीक है. एम टू हेल्प रिफ्यूजीज एंड ऑर्फन्स, प्रोवाइड मेडिकल केयर, सप्लाई द आर्मी, मर्ज इन 1915 इनटू ज़ेमगोर. Achievement, some success in hospitals and relief work, limitation, little support from central government, overwhelmed by the scale of the crisis. Again, inflation and living standard. Russia was not prepared for a long war. War cost 15 times more जो रशिया जापानीज वॉर हुई थी 4 से 5 के बीच प्रॉबली. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, हैवी बोरोइंग, प्रिंटिंग मनी, उनका ज़्यादा पैसे प्रिंट कर लो. रिजल्ट रनवे इन्फ्लेशन, वेजेस डबल्ड, प्राइसेस ऑफ द फूड क्वाड्रिपल्ड, पीजेंट बोर्डेड फूड बिकॉज प्राइसेस वर टू लो, अर्बन शॉर्टेजेस वर्सेंड, स्ट्राइक स्प्रेड इन मेजर सिटीज़, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग रीनेम एंड पेट्रोग्रेड. ठीक है तो हाँ ये कंफ्यूज नहीं हुआ ना, आगे जाके ना ये टर्म्स यूज़ करेंगे पेट्रोग्रेड ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग नहीं यूज़ करेंगे. तो बस समझ आना कि मेन तो वही इलाके इनके. आगे लिखा हुआ है पॉलिटिकल एंड ग्रोइंग ऑपोजिशन, अनरेस्ट स्प्रेड बियॉन्ड वर्कर्स एंड पीजेंट, कोर्टियर्स, आर्मी जनरल्स, 2 months सस्पेंडेड द स्टार्ट ऑफ वॉर, रिकॉल्ड इन जुलाई 1915. ठीक है फिर आगे आप दोबारा बुलाई जाती है फरवरी 1916 के वक्त. ठीक है डूमा मेंबर्स वांटेड मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट नॉट रेवोल्यूशन, आर रिजेक्टेड कॉल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी. अच्छी याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कंटिन्यूड अपॉइंटिंग इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स. Liberal and moderates formed the progressive bloc, became a major focus of criticism of the regime. Tsars responded by suspending the Duma again after less than 2 months, not
रिकॉलिंग इट अंडर फरवरी 1916। तो पहले जुलाई 1915 में क्या की थी, बुलाई थी, 2 महीने बाद निकाल दिया था, फिर फरवरी 1960 में दोबारा बुलाई थी। War one exposed Russia's economic weakness, administrative chaos, political incompetence, destroying public confidence in the Tsarist regime and paving the way for revolution. तो अभी हमें पता लगा अगस्त 1914 के अंदर टेननबर्ग की हुई है ना। हाँ ठीक है, एक डेट हमने ये पे पता होनी चाहिए, राइट। ओके, फिर हमें कौन सी डेट का पता होना चाहिए, ये स्टेटिस्टिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। 4.95 था, 2.5 एक फिगर है, 1.7 है, ठीक है जी। डेट्स वेरी वेरी ज़रूरी। 1950 में जेंगोर बन गई थी, सही है। ओके, ये जुलाई 1950 में फरवरी 1916 में बुलाया गया, सही है। प्रोग्रेसिव ब्लॉक बन गया था, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल यूनिटी, ये ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, हाईलाइटेड है। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं होल्ड अ ग्रुप ऑफ डिस्कशन टू असेस हाउ फार द फेलियर ऑफ द रशियन वॉर एफर्ट वाज द फॉल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द ज़ार एंड हिज regime, the weakness of the Russian army, the underlying problems of the Russian economy. Each student should make the case for one of these factors that you must supply evidence to support your answer। तभी मैंने इंक्लूड किया था ये क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। वीकनेस ऑफ द ज़ार एंड हिज regime, political leadership, the war effort failed mainly because the Tsarist government was incompetent and lost trust. The regime relied on repression and fear, not loyalty, even before the war. Nicholas II refused serious reform and failed to support capable reformers like Whitty and Stolyopin. During the war, he rejected calls for the government of national unity. He kept reshuffling ministers and often disappointed incompetent leaders. The progressive bloc in Duma criticized the regime, but the Tsar responded by suspending the Duma again in 1915, worsening the political crisis. तो ये वो बात कर रहा है उसकी, एक मिनट, फरवरी 1916 में बुलाया गया ना, आई थिंक फिर जुलाई के अंदर निकाला ना, जुलाई 1950 में निकाला था, तो ये उसकी बात कर रहा है। वीकनेस ऑफ द रशियन आर्मी, तो प्रोग्रेसिव या डूमा, ठीक है, स्टोलियोपन को और ब्रिटिश को काम नहीं करने दिया, इनकॉम्पिटेंट लीडर्स लगा के रखता था, वो तो जेनेरिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो ट्राई टू फिल इन योर योर आंसर विद मैक्सिमम डिटेल्स, सही है। वीकनेस ऑफ द रशियन आर्मी, तो मैं ना रुक रुक के जब ये पढ़ होता हूँ ना, ये चीज़ें याद हो रही होती हैं, ठीक है, साथ साथ, तो आई वुड सजेस्ट यू द सेम। Russia's war effort failed because its army was huge but outdated and badly organized. Soldiers lacked food, cloth, weapon, ammunition. Supplies existed but couldn't reach due to the front due to the transport failure. Army relied on old tactics, cavalry या beyond charges. 70,000 killed, 92,000 captured, ठीक है। वेरी हाई प्रिजनर्स, देखा ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है जब इतनी चीज़ें आती हैं तो फ़ौरन दिमाग में आ रही थी, अच्छा ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ द रशियन इकोनॉमी क्या है, एविडेंस। रशियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे प्रायोरिटाइज द आर्मी, ठीक है। सिटीज़ फेस शॉर्टेजेस, फूड रॉटेड इन डिपोर्ट्स, लेबर शॉर्टेजेस, ठीक है। द कॉर 15 टाइम मोर, सही है, वही हर चीज़। All three mattered, but the war effort failed because economic and supply breakdown made it impossible to feed. Then military defeat and weak political leadership. ओके, अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें हमने यहाँ। निकोलस टू एज अ वॉर लीडर, इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज पर्सनल लीडरशिप। इन अगस्त 1915 निकोलस टू वेंट टू द फ्रंट टू टेक पर्सनल कमांड ऑफ द रशियन आर्मी, ठीक है। तो हमें अभी दो डेट्स पड़ता है। अगस्त 1940 में द डिफीट एट टेननबर्ग हुई थी, जिसमें आपके पास प्रॉबली 72,000 किल्ड हुए, 90,000 आए थे, राइट। एक मिनट, हाँ 92,000 कैप्चर्ड, 70,000 किल हुए ना। तो यहाँ पे अगस्त रहेगा, लेकिन 1915 में क्या हुआ था कि उसने जाके आर्मी की कमांड संभाली थी। लेकिन अब जो फेलियर्स आर्मी के होते थे वो करंटली डायरेक्ट किसके होते थे, निकोलस टू के अपने होते थे। In August 1915, Nicholas went to the front to take military command of the Russian army. This was a serious mistake because he had no military training or experience. His presence did not inspire generals or ordinary soldiers. By becoming commander in chief, Nicholas was now seen as personally responsible for military defeats.
This damaged his reputation and authority, even though his role was mostly ceremonial. He made very few important military decisions, mainly attending parades and building hospitals. His absence from Petrograd created a power vacuum in government, यानी सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहा है. While at army at headquarters in Mogilev, far from the capital, he became isolated and unaware of growing political and social unrest. ठीक है, आखिरी क्या है, एज रिजल्ट ही रिएक्टेड टू स्लोली फॉर द क्राइसिस एट होम. तो जब ये आ गया ना पेट्रोग्रेड से यहाँ पे आ गया और मोगलिफ के आर्मी हेडक्वार्टर्स के करीब होता था, तो वो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था पीछे पेट्रोग्रेड. और आपको पता है उस वक्त वो रेस्पुतीन और टी सरीना और वो सारी गेम आगे आ रही है. ठीक है. Nicholas to deceive to lead the army personally weakened the government, linked him directly to military failure and accelerated the collapse of Tsarist rule. तो ये तो इनएविटेबल चीज़ थी. ओके, अब यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है रेस्पुतीन. ठीक है, इसकी पिक मैंने निकाल ली कि चेक कराता हूँ कैसे था. ये आपके पास है निकोलस टू, ये उसकी वाइफ सरीना. अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एंड टॉक ऑफ द विलेज. टी सरीना का जो इन दोनों का बेटा था एलेक्सी, हीमोफीलिया, उसको बीमारी थी, तो उसके लिए उन्होंने एक हीलर चाहा था, जो कि ये बंदा जो था जॉर्जी रेस्पुतीन, ये ऑफ़र करने को तैयार था. अब जब 19 अगस्त 1915 के अंदर आपके पास निकोलस टू जो है ज़ार जो है ये चला जाता है मेगलिव. ठीक है, पेट्रोग्रेड से दूर यानी सेंट पीटर्सबर्ग से दूर. तो पीछे से अब ये टी सरीना और ये रेस्पुतीन अकेले रह जाते हैं. ठीक है, ऑल तो टी सरीना से बहुत प्यार करती थी, रिलीजियस वूमेन थी, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन देयर आर स्पेकुलेशंस कि इनका अफेयर था, जो कि मुझे पर्सनली लाइक भरोसा नहीं हुआ. लाइक आई से कि नो, नॉट अ चांस. ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो रेस्पुतीन की ये सपोर्ट करती थी जस्ट बिकॉज मेरे ख्याल में शी जस्ट वांटेड हिम टू हील हर सन क्विकली. ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो लिखा हुआ है द फीचर्स ऑफ दिस कार्टून मेक इट क्लियर दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ओपोनेंट्स ऑफ ज़ारिस्ट सिस्टम, एन अपडेटेड कार्टून शोइंग रेस्पुतीन विद ज़ार एंड सरीना. तो अभी हम ऐसा लग रहा है कि रेस्पुतीन इन दोनों को कंट्रोल करता था. इसकी ज़ार की शक्ल इस तरह बनाई है कि जैसे इसकी जो गवर्नमेंट को मॉक कर रही है, थोड़ा सा वो डेंजरस है. और इसका हाथ इसके अंदर, इसका मतलब है कि इसका बहुत डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जो आगे जाके पता चलता है. तो ये ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई. रेस्पुतीन शोन एज डोमिनेंट, थ्रेटनिंग, द ज़ार एंड सरीना बियर वीक इंडिपेंडेंट, नेगेटिव पोर्ट्रेल, सिंबल ऑफ इन्फ्लुएंस, अंडरमाइन द लेजिटिमेसी, लैक ऑफ रेफरेंस, यानी रिस्पेक्ट कहते हैं. कंटिन्यू मिलिट्री फेलियर 1916 में हम आ गए हैं. ठीक है, डिस्पाइट फ्यू सक्सेसेस रशिया's ओवरऑल मिलिट्री सिचुएशन वर्सन. जून 1916 ब्रोसेलेव ऑफेंस. वो क्या करता है कि आपके पास ना वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर आपके पास ना एरिया कुछ ये काबिज़ कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जर्मन फोर्सेस इंटरवीन करती हैं और वो 1 मिलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं, और इसके बाद कभी भी रशियन फोर्सेस उठ खड़ी नहीं हुई. Despite few succession, Russia's overall military situation worsened. June 1916, Brusilov offense. General Brusilov made gains against Austria-Hungary in western Ukraine. When German forces intervened, Russia was pushed back. Russia suffered nearly 1 million casualties, 10 lakh bande. After this, Russia was never able to launch an effective offensive again. Ongoing defeat undermined confidence in the Tsarist regime. Growing political opposition, military failure led to open criticism in the Duma when it met again in November 1916. ठीक है, और पेवल मिलियाकोव. अब ये पेवल मिलियाकोव कौन है? ये आपने पढ़ा होगा 1905 के अंदर एक लिबरल किस्म की रिफॉर्म आ गई थी जिसका नाम रखा गया था कैडेट्स. ये उसका लीडर था. ठीक है, तो क्या कह रहा है, मिलिट्री फेलियर लेड टू ओपन क्रिटिसिज्म इन द डूमा व्हेन इट मेट अगेन इन नवंबर 1916. तो आपको पता है जुलाई 1915, फिर फरवरी 1916, उसके बाद दोबारा मिली थी नवंबर 1916 के. ठीक है, और ये डेट्स आ रखी. जून 1916 में ब्रोसेलेव ऑफेंस हुआ है. अब पेबल मिलियाकोव कहता है, इज दिस स्टूपिडिटी और ट्रीजन? आर्मी को कह रहा है. दिस स्पीच शोड इंक्रीजिंग विलनेस ऑफ, क्योंकि स्टूपिडिटी इन अ सेंस कि आपको पता है ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन कितना स्ट्रांग है, और दो फ्रंट्स के ऊपर दुनिया के दो सुपर पावर से लड़ना कोई अक्लमंदी का ये फैसला नहीं है.
द स्पीच शोड इंक्रीजिंग विलिंगनेस, और ट्रीजन आई डोंट नो किस हिसाब से उन्होंने बात की थी, इसने पेपर में लिखा कॉफ, इसके बाद में स्पीच तो नहीं है। इंक्रीजिंग विलिंगनेस ऑफ मॉडरेट एंड लिबरल पॉलिटिशियंस टू ओपनली अपोज द रिजीम, ऑपोजिशन वॉज नो लॉन्गर लिमिटेड टू रेडिकल्स। The Serena's role in the government. While Nicholas II was at the front, Serena Alexandra was left in charge. She was ineffective and unable to govern properly. Problems with her rule. अच्छा, ये जर्मन थी तो लोगों को लगता था जर्मन स्पाई है, और जब रेस्पुतिन की पोस्ट ज़्यादा फेवर करती थी तो उस वजह से स्पेकुलेशन आती थी। अच्छा, भाई निकोलस वाज एट द फ्रंट, ये कब गया था फ्रंट के ऊपर? अगस्त 1915 में, 15 में ना, मैं ना या आर्मी की कमांड संभाली थी जाके इसने। ठीक है जी, ओके। शी वॉज इनफेक्टिव एंड अनएबल टू कमांड प्रॉपरली, बोथ born German, and she was widely mistrusted during wartime. Some believed she was German spy. As a woman, she had little authority over conservative ministers. Her leadership weakened confidence in the government. अच्छा, अब देखा नहीं था कि वो जो उनका था, क्या नाम था उसका, केसर विलहेम टू, जो ज़ार का कज़न था, राइट। रशिया जर्मन पे उसकी हुकूमत थी, तो अगर तो निकोलस टू की अपनी वाइफ जर्मन थी तो स्पेकुलेशंस रेज होना बनता था। सही है, क्योंकि देखा नहीं था, याद है जो विटी की वाइफ थी वो डाइवोर्स जूइश थी, और कोर्टियर्स जो थे उसके अगेंस्ट जाते थे विटी के। Rasputin and the decline of monarchy. Who was Rasputin? Gregory Rasputin from Siberia. Illiterate, drunken, womanizer, petty criminal, holy man or healer. Damn irony. Became close to the royal family because he appeared to calm the Tsarevich Alexei's illness, जो hemophobia की बीमारी थी. Strongly favored Serena Alexandra. Impact of Rasputin's influence. His background and behavior made him hated by courtiers and ministers. Many believed he had too much influence over the Tsar and Serena. Alexander defended him. Minister who criticized Rasputin were dismissed. Court officials who opposed him lost favor. He damaged the reputation of the monarchy. तो रेस्पुतिन को दिसंबर में 1960 में मार भी दिया गया था। किसकी तरफ से मारा गया था? कंजर्वेटिव नोबल्स, ना कि रेवोल्यूशनरी की तरफ से, कि वो चाहते थे कि मोनार्की की इमेज स्टोर रहे। बिफोर द वॉर Rasputin was unpopular mainly among elites. During the war, Alexandra relied on him. He became widely hated by the public. Rasputin was murdered in December 1916. His killers were conservative nobles, not revolutionaries. They believed killing Rasputin would save the monarchy's reputation. Military failure, ineffective leadership by the Serena, and the damaging influence of Rasputin destroyed confidence in the Tsarist regime and accelerated its collapse. ठीक हो गया। ठीक है, पेवल मिलियोकोव जून 1916 के अंदर ब्रोसेल ऑफ ऑफेंस हुआ है। सही है, तो या डेट्स वगैरह चेक करा था मैं। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, मैंने उसकी दिखानी थी इमेज आपको। अच्छा जी, क्या था उसकी? रेस्पुतीन ये था। सिबेरिया से था। ठीक है, सही है, उसकी एक अब इमेज दिमाग में क्लियर हो गई है। सही है, ओके। आगे है द कोलैप्स ऑफ द रशियन वॉर एफर्ट, फरवरी 1970। मेन हम टाइमलाइन के करीब आ गए हैं। हिस्टोरियंस व्यू, और हमें बताया जाता था शुरू के अंदर 1894 से लेकर 1970 तक इसकी हुकूमत रही है निकोलस टू की, तो वो यहीं तक आ रहा है। उसकी एप्लीकेशन कर दी जाती है और वो हम पढ़ते हैं अभी। कोलैप्स ऑफ द रशियन वॉर एफर्ट, हिस्टोरियंस व्यू, ट्रेडिशनल मार्केस, फॉल ऑफ ज़ारिज्म, बोल्शेविक विक्ट्री वर इनिविटेबल। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियन, वर्ल्ड वॉर वन वॉज इमीडिएट कॉज ऑफ निकोलस टू फॉल इन 1917 फरवरी।
वर्कर्स ग्रीवियंसेस अर्ली 1972 में डिमांड्स फूड एंड एंड ऑफ वॉर पर 18 फरवरी को स्ट्राइक होती है ब्यूटल ऑफ स्टील वर्क्स मेजर फैक्ट्री इन पेट्रोगॉड यानी सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक स्प्रेड टू अदर वर्कर्स 23 फरवरी मास डिमॉन्स्ट्रेशन लेड बाय वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ठीक है 18 फरवरी में प्यूटलिव स्टील वर्क्स में हमला हो जाता है और हमला तो नहीं कहेंगे स्ट्राइक होता है और 23 फरवरी के अंदर इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर वुमेन करती है। अच्छा एक और चीज़ थी क्या चक्कर लगा था हाँ वो नाम चक्कर लगा था यहाँ पे हमने एक नाम पढ़ा था पेवल मिलियाकोफ और यहाँ पे था पेवल मिलियाकोफ के साथ प्यूटलिव स्टील वर्क्स ठीक है फेलियर ऑफ रिप्रेशन पुलिस एंड ट्रूप्स could not be rallied on to the crush protest many stood sympathize with protesters soldiers at the front beginning deserting due to unbearable condition fear for families at home returning soldiers became major source of unrest general Sergei Khabalov declared martial law and ordered troops to restore order soldiers refused to fire an official even the Cossacks once loyal to Romanovs turned against Nicholas ठीक है तो यहाँ तक याद करना है सर की खैबल ऑफ मार्शल आर्ट डिक्लेयर करके भी कुछ नहीं कर सका निकोलस was 600 kilometers away at military headquarters Militov and two rival political parties formed हो जाती हैं provincial committee of the Duma और है Petrograd Soviet and provincial committee of the Duma this created a situation of dual authority सही है अब आगे आ जाता है अब 3 मार्च 1917 को उसकी एप्लीकेशन की ले आती है निकोलस फेल्ड रिस्पॉन्स निकोलस ट्राइड टू रिटर्न टू पेट्रोग्राड बिलीविंग हिज प्रेजेंस वुड काम थिंग्स हिज ट्रेन वाज डाइवर्टेड टू पिस्कोव क्योंकि आपके पास ना गवर्नमेंट बन जाती है प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द डूमा और पेट्रोग्राड सोवियत अब ये दो लीडिंग पावर्स हैं ना कि वो अब खुद है ओके अब यहाँ पे आर्मी लीडर्स ठीक है वो क्या कहते हैं आर्मी लीडर्स एंड डूमा मेंबर्स अर्ज्ड अब्डिकेशन फॉर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी मिखाइल रोडजिएंको ठीक है डूमा प्रेसिडेंट प्रीवियसली लॉयल हैड वार्न निकोलस अर्लियर ठीक है 2 मार्च निकोलस अब्डिकेटेड ही डिड नॉट पास अ थ्रोन टू हिज सन एलेक्सी क्योंकि बीमार था ही नॉमिनेटेड हिज ब्रदर ग्रैंड ड्यूक माइकल और माइकल नहीं लेता मोनार्की एंडेड रिप्लेस बाय प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द डूमा ठीक है और पेट्रोग्राड सोवियत ओके अब ये याद रहे कि ये कौन है ठीक है की फिगर मिखाइल रेडजिएंको मिखाइल रेडजिएंको और ऊपर हमने एक और भी पढ़ा था पेवल मिलियाकोव और फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे सरकी खैबलोव तो ये इतना नाम याद होने चाहिए सरकी खैबलोव जिसने मार्शल लॉ लगाया था सरगी खैबलोव और आपके पास आगे आ जाता है मिखाइल रेडजिएंको पेवलोव मिलियाकोव ठीक है सरगी खैबलोव भाई इतना आसान नहीं है नाम वगैरह ग्रैंड ड्यूक माइकल को देता वो नहीं देता Bolsheviks played no direct role in bringing down the Tsar. Many key Bolsheviks were abroad and surprised by the events. Lenin himself said in December 1916, "Didn't expect to live to see revolution." Why the regime collapsed? Those expected to defend the regime did not. They believed the situation was hopeless. Nicholas must go. Nicholas had lost the will to resist. Personal weakness, could not empathize with suffering, too distant from daily struggles, lacked imagination for crisis leadership. ऐसे ही था. Deep causes: prolonged war broke Russia's economy, transport system, political institution, armed forces. Casualties plus food shortages destroyed morale and support. Nicholas taking personal command liked him to direct to defeats, made survivor political impossible. तो कब की थी इसने कमांड ली थी अगस्त 1915 में राइट चेक करते हैं ठीक है 1915 में ली थी सही दिसंबर 1916 में वो ये कहता है मिखाइल रेडजिएंको ठीक है और क्या था
सर्जी खैबनॉफ, मिखाइल रेडजियेंको, और एक और भी था, पोर्टल ऑफ स्टील वर्क्स था, एक और था पेवल मिलियाकोफ, पेवल मिलियाकोफ, और फिर आपके पास है मिखाइल रोडजियेंको, और फिर आपके पास साजी खैबनॉफ। मिलियाकोफ स्टील के लिए फिर वो कहता प्यूटल स्टील वर्क्स, ठीक है, मिखाइल रेडजियेंको, ठीक है, उसके ऊपर एक और चीज़ थी सर्जी खैबलॉफ, सर्जी खैबलॉफ, और पेवल मिलियाकोफ, ठीक है, या ओके। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है मिखाइल रेडजियेंको जो कि डूमा का प्रेसिडेंट है, वो लिखता है किसे, निकोलस टू को, द सिचुएशन इज सीरियस, द कैपिटल इज इन स्टेट ऑफ एनार्की, द गवर्नमेंट इज पैरालाइज्ड, the transport system is broken down, the food and the fuel supplies are completely disorganized, discontent is general and on the increase, there is wild shooting on the streets, troops are firing at each other. It is urgent that someone enjoying the confidence of the country be interested with the information of new government, there must be no delay. ठीक है, तो आपके पास ऊपर कौन सा आ रहा था, ठीक है, सही है, तो एक मिनट, ठीक है, तो आपके पास मिखाइल रोडजियेंको ने ये लिखा है, ठीक है, अच्छा, और क्या था, पेलोव मिलियाकोफ और सार्जी खैवनॉफ, एंड मॉडरेट कंजर्वेटिव, he supported his arrest system but believed it needed to reform to survive. Rodzianko wanted constitutional monarchy where the law ruled alongside responsible government reported by the Duma. Before 1790, he repeatedly warned Nicholas II that failure to reform would lead to disaster. 26 फरवरी 1917 को Rodzianko's purpose was to force the Tsar to act immediately by showing how serious the situation had become. Total breakdown of the authority, collapse of government function, lost control of the army, widespread public discontent. तो ये कब हुआ, क्या कहते हैं, रोडजियेंको, ठीक है, मिखाइल रोडजियेंको ने ये जो लिखा था 26 अगस्त को लिखा था, नहीं 26 फरवरी को लिखा था 1917 में, ठीक है। By stressing urgency, there must be no delay. Rodzianko was trying to persuade to appoint a new government with the public confidence, restore order, prevent revolution. तो at the same time वहाँ पे दो बन गई थी, प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द डूमा और सरगोड, क्या था वो, सरगोड, नहीं सोवियत है ना, कुछ इसी तरह था ना, एक चेक करने में, हाँ पेट्रोग्रेड सोवियत, सॉरी, ठीक है, आगे है वाइट रोडजियेंको ट्राइंग टू सेव और डिस्ट्रॉय द मोनार्की, ठीक है, ओके, चल गया, हाँ, Rodzianko was trying to save the monarchy, not bring it down. He did not call for revolution or abdication. He asked for the new government. His goal was to stabilize the situation. When Nicholas refused to act, Rhodes supported abdication as a last resort. ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेकर कहाँ गए थे, पेस्कोव में, ठीक है, ओके, द न्यू गवर्नमेंट. After Nicholas abdicated, the provincial government tried to restore stability, continue the war. It failed to achieve these goals and was later removed in October Revolution when the Bolsheviks seized power. ठीक है, ये न्यू गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जो आपके पास कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी, मोस्टली लिबरल्स विद a small number of socialists, no Bolsheviks were included. It existed for about 8 months and had two prime ministers, Prince Georgy Lvov, Alexander Kerensky. तो क्या लिबरल एरिस्टोक्रेट एंड मॉडरेट रिफॉर्मर लिंक टू द यूनियन ऑफ जेम्सफोर्स और नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडर,
Elite people would govern themselves, naively thought peaceful democracy could develop during a major war. He was gradually overshadowed by Kerensky, replaced by Kerensky in July 1917. Alexander Kerensky, trained as a lawyer, a democratic socialist, and a member of wartime Duma, became prime minister in July 1917, popular and tried to unite different factions. Major mistakes. Continued the war even though Russia could not sustain it. Delayed land reform, which peasants demanded urgently. Meanwhile, the economy got worse, increasing unrest. After October 1970, he fled abroad and later in the USA. ठीक है, तो अब हम आपको नज़र आ रहा है कि जुलाई 1917 के अंदर आपके पास अलेक्जेंडर क्रिंस्की होता है, और इससे पहले पहले आपके पास कौन सा चल रहा था? जॉर्जी लेवोव, सही है। और सेकंड पीएम था, जुलाई 1917 में आता है और अक्टूबर में ये भी भाग जाता है। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द पेट्रोग्राड सोवियत। अच्छा, यहाँ पे याद रहे, एक मिनट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट था दूसरा, और पहला था अरेस्टोक्रेटिक मॉडरेट रिफॉर्मर था। ठीक है, ये याद रखना है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नीचे वाला, ऊपर वाला मॉडरेट रिफॉर्मर। The provincial government and the Petrograd Soviet. Why the government was weak? Lack of credibility. It came from the Duma, which had lost popularity because it was seen as manipulated and controlled under Tsarism. Had to share power with Petrograd Soviet. The Soviet claimed to represent workers and soldiers. Soviet also formed in their own towns and cities. Cooperation. The two bodies cooperated at first on reforms such as amnesty for political prisoners, universal voting rights, abolition of capital punishment, recognition of trade unions. फिर है बिग प्रॉब्लम, द आर्मी ऑर्डर नंबर 1. द पेट्रोग्राड सोवियत इशू ऑर्डर नंबर 1 अर्ली मार्च 1917. Soldiers should obey the provincial government only if orders did not conflict with the Soviet decrees. ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जो पेट्रोग्राड सोवियत थे उन्होंने एक कंप्लीट डोमिनेंस दिखाना चाह रहे थे, और उन्होंने रूल बना दिया था कि अब आप लोग जो हैं सोल्जर्स वगैरह, तभी वो मानेंगे चीज़ जो कि इशू हुई भी होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ऑफ द डूमा, इफ़ ओनली इट डिडंट कन्फ्लिक्ट विद द सोवियत डिक्रीज। ठीक है, दिस meant the provincial government didn't fully control the army. The Russia had dual authority combined with failure to give peace and land, continuing their unpopular war. ठीक हो गया। अब ये आपके पास है, ठीक है, तो ये फरवरी 23 फरवरी 1917 में इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर वो चीज़ जो शुरू में मैंने बताई थी। द सोर्स इज़ क्वाइट यूजफुल, द फोटोग्राफ क्लियरली शोड ऑर्डिनरी पीपल, the large crowd suggests mass participation, the banners show clear political demands, food for children, better action for soldiers' families, economic hardship and war suffering indicate कर रहा है इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी? ओनली वन मोमेंट, वन ग्रुप, इट डज नॉट शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोल्जर, पीजेंट और मैन, it cannot explain how widespread the protest war. The banner is still patriotic in stone, so it does not fully show the revolutionary intent. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है 4.2। ठीक है, कुछ डेट्स वगैरह हैं। ठीक है, सही है, 8 मंथ्स के लिए आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहती है। पहले प्रिंस जॉर्जी लेवोव आता है। ठीक है, और 19 जुलाई के अंदर उसको अलेक्जेंडर क्रोन्स्की ले जाता है, नवंबर में भी भाग जाता है, अक्टूबर में सॉरी। ठीक है, ये एक चीज़ थी। और 26 फरवरी 1917 के अंदर मिखाइल रोड्जियांको, ठीक है, वो टेलीग्राम भेजता है उतार दिया जाए। और 2 मार्च के अंदर ज़ार की एब्डिकेशन की जाती है, और कहाँ लेके जाया जाता है इसको? पेस्कोव के अंदर। उसके ग्रैंड ड्यूक माइकल को नॉमिनेट करता है, लेकिन वो मना कर देता है। सही है। 18 फरवरी के अंदर प्यूटलिव स्टील वर्क्स, ठीक है, उस पर अटैक होता है। 23 फरवरी आपको मैंने अभी बताया, इंटरनेशनल वुमेन डे। ओके, पेवल मिलियाकोव आपका कैडेट का लीडर होता है। सही है। और एक और हमने पढ़ा था, याद होगा, ओखरना के अंदर उन्होंने लगाया था, मिनिस्टर लगाया था, पुलिस का स्पाई लगाया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, रेस्पुतीन, ये तो ड्रामा क्लियर है सारा। अगस्त 1915 में निकोलस उनके कमांड संभालता है। रशियन आर्मी, ये आपके डेनबर्ग, अगस्त 1914 की बात कर रहे हैं।
तो काफ़ी आसान चैप्टर चल रहा है वैसे, सच्ची बताऊँ ये तो फ्रांस से भी आसान है। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। हाँ यहाँ पे रोमन मेलिनोवस्की, ठीक है, रोमन मेलिनोवस्की। और तो ब्लैक हंड्रेड्स, यूनियन ऑफ द रशियन पीपल, ठीक है, या काफ़ी आसान है। ठीक है चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 4.2, और मैं ये अब वीडियो अपलोड कर दूँगा। सही है, अल्लाह हाफिज़।